वो न अपना नाम लिखने देते हैं, न फोटो खिंचवाते हैं, न वीडियो करने देते हैं। नेपथ्य में रह करके और सुधार का कार्य करना क्या होता है, यह उनको देख करके हम लोग सीख सकते हैं। इतने व्यस्त आदमी और इतना समय हम लोगों को उन्होंने दिया है, इस जन्म में तो हमें उनका कद नहीं करा पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि थोड़ा थोड़ा मैं भी आके आपको पास बैठ। तो इसको आज यहाँ से ले लो फिर से वीडियो में होती रही। और मैं जफर साहब से खास तौर से क्षमा याचना करूंगा, पता नहीं प्रेम सबसे उन्हें नफरत क्यों हो गई, कोई पिछली बात याद आ गई। मैं तो सेट नहीं हो रहा है। मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। हम लोग तो प्रेम के प्रतीक है, हो गया प्यार जहाँ नहीं मिलता है हम लोग को तो बेकार लगता है। तो प्यार से जो भी हो जाए सब ठीक। डॉक्टर रंजिता सिंह पलक जी मंच पर बैठे हुए रचयिता काफी हैं, और संजय जी का जो कार्यक्रम होता है वह मैराथन दौड़ की तरह होता है। 11 बजे से शुरू होकर 6 बजे पर समाप्त हो जाता है। चलिए, प्राप्ति यही होती है कि इतने लोगों को और इतने विस्तार से सुनना पड़ता है कि बहुत सारी बातें जानकारी में आती है, ज्ञानवर्धन भी होता है। और विषय आज का जो है वह इतना सुलझा हुआ और इतना उलझा हुआ है, इस पर जितना भी कहा जाएगा वह कम होगा। लेकिन सबसे पहले मैं चंद्रिका जी को उनकी इस द्वितीय काव्य कृति आखिर कब तक के लिए बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ, क्योंकि वर्ष के बीतते बीतते उनकी यह दूसरी कृति हम लोग के सामने आ गई है। पहली कृति आई थी राजनीति का आईना, शायद है ना, सियासत का आईना, और दूसरी कृति आखिर कब तक। तो इस पुस्तक का शीर्षक ही बोलता है, शीर्षक बोलता है, और इसके माध्यम से हमारे कवि जो हैं वे बोलते हैं कि आखिर कब तक मैं सहूँगा, आखिर कब तक मैं चुप रहूँगा, आखिर कब तक यह समाज, यह व्यवस्था हमें सताएगी। तो निश्चित रूप से शीर्षक बोलता है, और इसकी कविताएं शब्दों के माध्यम से अपनी यात्रा करती है। बहुत पंक्तियां हैं जो सिर्फ एक शब्द मात्र हैं, लेकिन शब्दों के माध्यम से हमारे कवि की यात्रा शुरू होती है। और चंद्रिका राम जी उन शब्दों की सीढ़ियों के सहारे अपने बहुविध विचारों को व्यक्त करते हैं। बहुत सारी बातें इससे काव्य संग्रह में मुझे जो लगा है कि इसमें समाज भी है, अर्थ भी है, राजनीति भी है, धर्म भी है, और दर्शन भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पर इन्होंने अपनी बातें रखी हैं, और वे विषय काफी क्या कहें सफलतापूर्वक रखी गई हैं। एक उदाहरण मैं देकर आगे बढ़ जाऊंगा कि मुझे मंदिर नहीं जाना, तीर्थों पर नहीं जाना, मूर्तों को नहीं पूजना, मूर्तों के चक्कर में नहीं पड़ना, इतनी मूर्तियां बनती हैं, सब मृत हैं, प्राण प्रतिष्ठा डाली जाती है, परंतु क्रियाशील नहीं। ने भी एक बार कहा था कि लग जाए आग यदि किसी रोड देवालय में, चौकियंगी या फिर खड़ी खड़ी जल जाएंगे। तो निश्चित रूप से जो हमारा समाज है, हमारी जो रूढ़ियाँ हैं, हमारे भीतर जो बहुत सारे दुर्गुण हैं, उन दुर्गुणों पर चंद्रिका राम जी ने अपनी कविता के माध्यम से, या कहें कि अपने इस वैचारिक काव्य के माध्यम से इन्होंने चोट की है। एक संकेत गोरख जी ने किया था, मैं भी वह करता, और बातें कृतियों के संदर्भ में बहुत सारे लोगों ने कहा
ये मैं समझ रहा था कि वे क्या कहना चाहते, क्योंकि चंद्रिका जी ने प्रतिमा भंजन का कार्य बहुत जगह किया है। यानी जो जड़ आस्थाएं हैं, जो रूढ़ियां हैं, जो सामाजिक नीतियां हैं, उनको तोड़ने के लिए मेरे शब्दों के औजार बढ़े। और उसी क्रम में वे कहना चाह रहे थे कि एक तरफ जब आप गुरु के विषय में इतनी गंभीर बात कर रहे हैं और दूसरी ओर गुरु का चरण वंदन भी कर रहे हैं, तो यह नहीं बोला था। जैसे पृष्ठ संख्या 43 पर एक संदर्भ है, दूसरों से सीखा हुआ उत्तर, सीखा हुआ ज्ञान जड़ बनाता है, विवेक छीन लेता है, उधार का ज्ञान कुछ भी हल नहीं करता। मन ऐसा चाहिए जीवन में अतीत को न ले, उधार बातों को न ले, स्वयं का गुरु बनाइए, अंतरात्मा से सवाल। और जिसमें उन्होंने कहा कि रचनात्मकता और व्यक्तिगत रचनाकार के चरित्र में अंतर नहीं होना चाहिए। चलिए, इस महत्वपूर्ण कविता के लिए मेरा आशीर्वाद है, मेरी शुभकामनाएं हैं, आपको बधाई है। जहाँ तक मुझे सुनने में आया है आधिकारिक सूत्रों से कि आपकी 2 रचनाएं हो सकता है साल के भीतर ही आपस में प्रतियोगिता करके आ जाएं और उसका भी हम लोग इसी तरह करें। बात जब शीर्षक की आती है आज के विषय की, तो शीर्षक में 3 पड़ाव हैं, प्रेम है, प्रतिरोध है और संघर्ष। कहूँगी प्रेम है कि यह दुनिया खूबसूरत है, प्रेम है कि यह दुनिया सरस है, जीवंत है, सृजनशील है, और प्रेम है कि यह संपूर्ण सृष्टि को आपस में बांधे हुए हो जाए, यह समाज निरस हो जाए, और जितने लोग यहाँ बैठे हुए प्रेम के गीत गाते हैं वे सब भूल जाएंगे क्योंकि आपस में ही कुछ होता है। मैं रविता जी का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने अपनी कविताएं सुनाई हैं और यहाँ प्रेम पर भी संघर्ष चल रहा है कि कैसा प्रेम। दरअसल प्रेम को अगर हम एकांगी कर देंगे, केवल नर नारी के परस्पर आकर्षण, यौनाकर्षण और लैंगिक संबंधों तक ही छोड़ देंगे तो प्रेम को बेचारा बढ़ जाएगा, दम को। प्रेम को एक ऐसी रूप है, ऐसी आत्मा है, ऐसी खुशबू है जिसको गुलजार ने कहा कि प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। इस तरह से है सदियों से बहा कर हम अतीत की ओर चले, हिंदी साहित्य के आदिकाल में चले और उसके पहले भी चले। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, अस्तित्व में आया है, नर नारी के प्रति आकर्षण भी रहा है, मनुष्य का उनके प्रति आकर्षण रहा है, नदियों के प्रति रहा है, या कहें कि संपूर्ण विश्व में जो भी वस्तुएं हैं वह हमारे मन को आकर्षित करती है। और बिंदु जी का संदर्भ शायद भोला जी ने उठाया कि है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। और कबीर ने कहा कि जाग घट प्रेम न संचरय ताघट क्या वो समसाम। और के साथ जायसी ने कहा, जायसी ने तो कहा कि मानुष प्रेम भई वैकुंठी, मनुष्य का यह प्रेम है जो उस लोक तक जाता है या मनुष्य को भी उस लोक से जोड़ता है। जो स्वर्ग है और धरती है वह उसको जोड़ने वाली वस्तु है वह प्रेम ही है। तो प्रेम का इतना व्यापक रूप है और जितने भी आपके सामाजिक संबंध हैं उन संबंधों के रूप में प्रेम है, स्नेह है, करुणा है, ममता है, अपनत्व है, ये सब प्रेम के ही अलग अलग हैं। हम इस पर थोड़ी बात करेंगे, लेकिन उनकी ज्वलंत विषय आज का बन गया जो दलित विमर्श और साहित्य के संबंध में कुछ बातें होने लगी थी
मैं तो कहता हूँ कि साहित्य को, काव्य को साहित्य ही रहने दें, जीवन से ही जुड़ा रहने दें, उसको खानों और अलग अलग तहखानों में मत कम करें। मैं भी कभी कविताएं लिखता था तो एक गीत मैंने लिखा था कि कैद में डालो मुझको वाद की दीवार रचकर, मैं तुम्हारी काव्य प्रतिभा हूँ, मुझे आकाश विस्तृत कैद में डालो न मुझको वाद की दीवार रचकर, मैं तुम्हारी काव्य प्रतिभा हूँ, मुझे आकाश विस्तृत और आगे कि लड़ रहे हो व्यर्थ तुम्हें ब्रह्म, चाकर भी तुम्हें उपलब्ध हैं, कुछ जाति वर्गों में विभाजित कर अजूबे नाम देने को, किंतु मत बांटो मुझे संवेदना मैं हूँ तुम्हारी, निर्विभाजित एक कुश परिवार हूँ। हजारों वर्षों से वैदिक काल से लेने हिंदी साहित्य और भी जो भी काल रहे, वह तो संपूर्ण समाज की बात करता है, संपूर्ण मनुष्यता की बात करता है। और प्रेम जो है वह सचमुच में इस दोपाया को मनुष्य बनाता है। जिस तरह ने कहा कि आज की जो कृत्रिमता है जो हमारे चेहरे पर आ गई है वो फोटे के रूप में, तो उसने कहा कि धो डालो गालों पर से फूलों के पराग, आनंद पर से आनंद अपर हटाओ तो दुनिया क्या जब भी तुमको देखे पल भर को तुम केवल मनुष्य बन जाओ। तो साहित्य हमें मनुष्य बनाना सिखाता है। हम जन्मजात जैसे हैं उतने ही से मनुष्य नहीं है। हमारी मनुष्यता की पहचान हमारे प्रेम से, हमारे भाईचारे से, हमारे आपसी नाते रिश्ते से होते हैं। और इसीलिए हमें वसुधैव कुटुम्बकम की बात की, अयं निजः परो वेति जनना लज्जेत नाम की बात। वो साहित्य बांटता नहीं है, साहित्य सबको सम्मिलित करता है, इसीलिए वह साहित्य है। साहित्य से भाव, सबके हित का भाव। अगर इसको हम खानों में बांटते हैं तो हम प्रेमचंद ने कथन लिखा, प्रेमचंद ने उसकी रात लिखी, उसने जिसकी व्यथा कथा लिखी वो कोई सवाल तो नहीं, तो उसको क्या हम नहीं मान लें? वह भी दलितों के उत्थान की बात कर रहा था। पुराण में तो प्रसंग आया है माता दीन और शिविया का, वह कैसा? तो दलित साहित्य पर भी बहुत सारे विभेद हैं आपस में। कुछ लोग मानते हैं कि जो दबे हुए हैं, जो पैर से रौंद दिए गए हैं, जिनका विकास अब हो गया, जिनकी सामाजिक पहचान मुक्त हो गई, जो अब अपने से खड़े होने वाले नहीं, वैसे लोग दलित हैं। कुछ लोगों ने इसको जाति वर्ग में मान लिया। कुछ उदाहरण सामने हैं तो हमारी आंखें खोलती हैं। जो भी अगर हम जाति से भी दलित को जोड़ लें तो जो भी दलित समाज के लोग खड़े हो गए वे दलित कहाँ रहे? हम रामविलास पासवान जी को लें, हम प्रोफेसर तुलसी राम जी को, ये कोई दलित रह गए क्या? अभी अभी एक मैंने सोशल मीडिया पर एक समाचार भी दौड़ रहा था और 8 सितंबर 2018 BBC के लिए उसका पत्रकार अनिल यादव ने जो एक समाचार तैयार किया था, उसमें था कि तुलसी राम जी तो एकदम बहुत गरीब परिवार से थे। दरअसल वो गरीब थे, सामाजिक दृष्टि से भी और जातीय दृष्टि से भी गरीब लोग। उनकी शादी एकदम बचपन में हो गई और 2 वर्ष की उनकी पत्नी थी राधा, उसकी शादी। उसने अपना गहना बेचा, अपना सब कुछ बेचा, अपनी नैहर से सारा खर्च लेकर आगे तक की पढ़ाई तक, और वो JNU तक गए और यशस्वी प्राप्त करे। प्रोफेसर तुलसी राम जी के विषय में एक आलोचक ने लिखा कि JNU के तुलसी राम जी के सामने JNU के और सभी विद्वान प्राध्यापक प्लास्टिक के विद्वान, प्लास्टिक का कोई वजूद नहीं। लेकिन तुलसी राम जी ने शादी कर और राधा बेचारी रह गई, आज भी वो उनके घर रखवाली कर। तो क्या तुलसी
तुलसी राम जी का दलित विमर्श जो मणिकर्णिका का लेखक, जो मणिकर्णिका का लेखक हो और जिसको विश्व प्रसिद्धि मिली हो, इस दलित साहित्य और जीवनी के लिए क्या उनकी राधा का उद्धार हो पाएगी? तो हम लोग उसकी बात को कर रहे हैं। हम साहित्यकार जो हैं, दिलों को जोड़ने वाले हैं, जातियों में विभाजित करके हम साहित्य लिखेंगे तो ये साहित्य होना हो जाएगा, उसका क्षेत्र सीमित हो जाएगा। लोग अपने घर की तारीफ करेंगे, अपने दही को मीठा कहेंगे, दूसरे की दही को खट्टा कहेंगे। इसलिए हमको उससे बचना है। प्रेम की बात रही तो जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, प्रेम नाम का जो यह पवित्र भाव है उसमें रहा। वह नर नारी का आकर्षण रहा हो, वह प्रकृति के प्रति आकर्षण रहा हो, वस्तु में वस्तु का हमारा की बात रही। इस तरह से ये चलता है। आज का जो युग है, आज की कविता में जो प्रेम है उसमें कुछ जो परिस्थितियां जैसे साहित्य परिस्थितियों की बड़ी होती है और परिस्थितियों से बाहर जाकर अगर आप आपका उसका मूल्यांकन करते हैं तो वह शायद आज का मनुष्य भी परिस्थितियों में जी रहा है, जिन यातनाओं में जी रहा है। आज जो उनकी स्थितियां हैं उन पर अगर ध्यान दें आप, तो आज प्रेम करने वाले किस तरह के लोग हैं? आज तो है कि कुछ लोग तो कहते हैं कि शरीर हमारा है, हम इसके भोक्ता हैं, हम इसके उपयोगता हैं, हम जो चाहेंगे वैसा इसका उपयोग। तो प्रेम तो वह नहीं। प्रेम की पहली शर्त है समर्पण और विश्वास, और जब अहम रहेगा तब प्रेम नहीं। प्रेम मिलेगा, वह समर्पण है, विश्वास है। चाहे भक्त कवियों की अपने आराध्य के प्रति समर्पण रहा हो, तुलसी का अपने कृष्ण के प्रति रहा हो, या किसी प्रेयसी का अपनी प्रेमिका के प्रति समर्पण नहीं होगा, अलग अलग इकाइयां कायम रहेगी, वो प्रेम वहाँ नहीं हो सकता है। और निश्चित रूप से यह मान लें कि हम जिस खंडित समय में जी रहे हैं, उस खंडित समय का प्रेम भी बड़ा ही दुर्वा होता है। और उसमें मैं एक सुनाना चाह रहा हूँ। एक अजय सिंह एक कवि यशस्वी कवि हैं, उन्होंने लिखा है कि दुनिया बीमारी या महामारी से खत्म नहीं होगी, खत्म होगी चुंबन व आलिंगन की कमी से। जब दिलों में प्यार किसी के लिए तड़प नहीं होगी, दुनिया के होने की वजह नहीं होगी, दुनिया खत्म होगी। उस सुधार से माओ का नशा हमारी आत्मा का ध्वंस कर दो, जो सारी मनुष्य को चाहिए क्या। और मैं रंजिता जी को इसलिए भी धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने उस प्रेम को जितने रूपों में चित्रित किया है। भाई के विषय में इन्होंने शायद वो बनाया, तो जो भाई के प्रति इनका प्रेम है वह अंदर से हमें उद्वेलित करता है। भाई का बहन के प्रति, बहन का भाई के प्रति जो एक प्रेम है, जिसमें शाश्वतता है, जिसमें सब कुछ बदल देने की क्षमता है। उन्होंने उनकी कविता जो सुनाई है आनंद सर ने, काफी ने शायद सुनाई है, तो उनकी कविता है बेटियों के संबंध में, बुलाई हुई बेटियां और बहनों के संबंध में, यानी हमारी संवेदना जो आज के यांत्रिक युग में, जो वैयक्तिक कहें विखंडित युग में हमारी संवेदना जो मूर्धास हो गई है, सुस्त हो गई है, उस बंजर सुस्त भूमि में स्नेह और प्रेम और विश्वास के बीज बोने के लिए ये कविताएं जरूरी। इसलिए प्रेम जो है वह बिना समर्पण और बिना विश्वास के चल ही नहीं सकता। इसको साथ में कहा अपने में सब कुछ संचित कर कैसे व्यक्ति विकास करेगा, यह एक आंतरिक क्या स्वार्थ है, अपना नाश करेगा।
और जो प्रतिरोध की बात है, तो प्रतिरोध क्या कबीर को नहीं करना पड़ा? जब कबीर ने कहा कि काकर काकर जोड़ के मछली को चना, काकर रत्ता पाग रहे क्या बहरा हुआ था, उसने क्या नहीं कहा था कि जो तुम मानन सामने जाए और राह तुम काहे ना? तो प्रतिरोध मीरा को क्या प्रतिरोध नहीं करना पड़ा? समाज के प्रति क्या उसकी स्थिति थी? रैदास को क्या प्रतिरोध नहीं करना पड़ा था? तो प्रतिरोध मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति है, यानी जब भी प्रतिरोध नहीं हो तो उसका विकास नहीं होगा। नदियों का प्रवाह अगर एकदम समतल हो तो प्रवाह आपको मिलेगा, इसमें उबड़ खाबड़ होगा, नीचा होगा, प्रवाह मिलते। इसलिए प्रेम जहाँ होगा, ये मनुष्यता के गुण है, मनुष्य के गुण है। और संघर्ष जिंदगी की जैसे हमने पार्टी ने कहा कि जितने कष्ट जिंदगी में है, जिनका जीवन सुगम खिला, गौरव गंध तुम्हें कितना ही या तत्र सर्वभूमि, यानी खाओ पियो और मौज करो की तो संस्कृति होगी, यानी जिसको थाली में परोस कर सारी सुविधाएं तब करा दी गई, इसके जीवन में जिसके हिस्से में संघर्ष आया ही नहीं, वह आगे जो सहेब अकेले मुस्का कर ये सुनते हुए। इसलिए संघर्ष जीवन का मूल बिंदु है। हम अगर संघर्ष मैंने कहा कि हमारे शरीर में भी संघर्ष है, हमारा कण रक्त प्रवाह सब आपस में संघर्ष कर रहा है, तो ऊर्जा है, उष्मा है, गर्मी है, तो संघर्ष के बिना सृष्टि का विकास नहीं होगा। सृष्टि शिथिल हो जाएगी, जड़ हो जाएगी, बिजली आ जाएगी, और हम लोग 6 महीने तक इधर की तरह क्या कहते हैं हाइबरनेशन। इसलिए संघर्ष जरूरी है, और कवियों के जीवन में तो और संघर्ष की आवश्यकता है। इसीलिए प्रायः कवि लोग समाज से संघर्ष करके देखे जाते हैं, जीवन शैली देख लें आपको जाना रहेगा कि वे आम व्यक्ति जीवन नहीं जी रहे हैं। इसलिए कहना पड़ा कि कविता करना सहज नहीं है, उसको किताबों से ये सब व्यवहार काट रहे हैं, कागज की तलवारों से आभार व्यक्त करते हुए और चंद्रिका जी को बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देते हुए, रंजीता जी के लिए कि आपकी मंजिल अभी आपको और आगे ले जाए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं संजय यादव जी को कहता हूँ कि आप कुछ करते रहें, आपको बराबर कुछ चमत्कार करने के अभ्यस्त हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। मित्रों, आज की आखिरी बात मैं 2-4 सब आप लोगों के पास पहुंचाऊं। आप सब लोगों को बड़ा कष्ट हुआ क्योंकि एक तो मौसम इतना गर्म है और ऊपर से बिजली भी बीच में जाती रही, और शुरू में साबुन को लेकर भी हम लोग दुविधा में रहे, कहाँ से बोले कैसे बोले। वो तो सर आए कि लगा कि हाँ साउंड